हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज मैं आपके सामने सीबीएसई द्वारा निर्धारित जो पॉलिटिकल साइंस में दूसरा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, उसको शुरू करने जा रहा हूँ। आज तो जस्ट इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा आज की इस वीडियो में, और इसके बाद वाले जो वीडियो में होगा फिर इसके बाद करना होगा। तो हम शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, डिजाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो ये सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स है, लेकिन वास्तव में इसका अगर कहेंगे फंक्शनल आधार पर तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ कोड ऑफ कंडक्ट। यह व्यवहार और आचार संहिता है किसकी? द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। यह नागरिकों का और सरकार का दोनों के कोड ऑफ कंडक्ट को तय करता है, सुनिश्चित करता है। यानी कि गवर्नमेंट किस प्रकार से एक्ट करेगी, सिटीजन किस प्रकार से एक्ट करेंगे, ये दोनों किस प्रकार एक्ट करेंगे, एक दूसरे के रिलेशन में दोनों किस प्रकार से एक्ट करेंगे, इन सारे चीजों, इन सारे जो वास्तव में इसे जो निर्देश होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, इस कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, जो सेट ऑफ रूल्स के रूप में होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वास्तव में क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो इतना इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस डेमोक्रेसी में इसलिए है कि विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी कैन नॉट बी इमेजिन्ड। ये लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना है, भले वो रिटन हो या अनरिटन हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इज मस्ट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए किस प्रकार से अस्तित्व में आता है, हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग। तो ये अस्तित्व में जो आता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान बनता जो है, तो ये दो तरह से बनता है। पहला, इवॉल्व फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोज में बताया है कि किस तरह से जो एस्टैब्लिश जो ट्रेडिशंस कस्टम्स होते हैं इतने पॉपुलर हो जाते हैं, इतने ज्यादा जो है वास्तव में उसके पॉपुलर होते हैं और लोगों के बीच वो प्रचलित होते हैं इस तरह ढंग से कि वो कानून का रूप ले लेते हैं। इंग्लैंड का जो संविधान है वो मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स। लेकिन दूसरी ओर अगर देखिए हम लोग अपना संविधान, भारत का संविधान, यूएसए का संविधान, या है ना, आप दूसरे कुछ डेमोक्रेसीज के देखें तो इनका जो संविधान जो है, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है अस्तित्व में आया है और ड्राफ्टिंग के थ्रू, यानी कि रिटन फॉर्म में होता है, इसको लिखा जाता है। तो इस तरह से संविधान चाहे वो लिखा जाए या मौखिक हो, मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों में इसका होना, संविधान का होना लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। तभी लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी सफल हो सकती है, काम कर सकती है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम जब ड्राफ्ट करते हैं, इवोल्यूशन के बारे में तो बताया हमें कि हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व थ्रू द एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स। लेकिन जब ड्राफ्टिंग होती है तो ड्राफ्टिंग किस प्रकार से होती है इसकी, आखिर इसकी अनिवार्यताएं क्या, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन। एक संविधान जब हम बनाते हैं तो किन किन एलिमेंट्स को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो सबसे पहला तो उसमें यह होता है कि एक लीगल प्रोसेस, यानी एक सेट प्रोसेस के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया जा सकता है। उस प्रोसेस को इग्नोर करके, उससे अलग होकर अगर हम चाहें कि संविधान प्रस्तुत करें, बनाए, कोई किसी देश में बनाया जाए, तो शायद जो है वह काम नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए एक लीगल प्रोसेस की आवश्यकता है, अर्थात एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक ऑथराइज जो है वास्तव में इंस्टीट्यूशन, जिसमें एलिजिबल जो है रिप्रेजेंटेटिव्स को ही अधिकार होता है कि संविधान बनाने की प्रक्रिया में भाग ले। यानी कि एक लीगल प्रोसेस इसके लिए आवश्यक है। कुछ लोग आवश्यक हैं जो चुन के आए, जो एक्सपर्ट हों, जो जानकार हों कि संविधान को वास्तव में किस प्रकार से बनाया जाना है। तो फ्रेमर से मतलब है, जानते हैं कि संविधान किसी देश का जब बनता है लोकतंत्र में, तो उसमें जनता में लोगों का, यानी कि पब्लिक का, सिटीजन का जो है वास्तव में सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए यहाँ जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में ही
फ्रेमर्स होते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भाग लेते हैं जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में होते हैं। और ये जो संविधान का निर्माण किया जाता है, तो किसी भी संविधान को वास्तव में जब बनाया जाता है तो संविधान किन सिद्धांतों पे काम करेगा, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस और विल कम इनटू बीइंग, उन सिद्धांतों को उसमें फिलोसफीज के रूप में या डिफरेंट जो है एक्ट्स के रूप में, प्रोविजंस के रूप में कानून का रूप दिया जाता है, लॉ के रूप में उसको जो है प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ संविधान को इस रूप में होना चाहिए कि जिस समय यह बना है उससे काफी आगे आने वाले भविष्य में भी वह उतना ही सुटेबल रहे जिस समय यह बनाया गया है उस समय सुटेबल है। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का इसमें ध्यान रखना आवश्यक होता है। मतलब संविधान निर्माण में फारसाइटेडनेस, फोरसाइट बहुत आवश्यक है। यह जितना ही ज्यादा वास्तव में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट द चेंज, जो आने वाले समय में परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों को आत्मसात करने, अपने आप में एडजस्ट कर पाने की जितनी अधिक क्षमता कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, यह उतने ही लंबे समय तक ठीक ढंग से काम करती है। अमेरिका का संविधान, यूएसए का संविधान है ना, पिछले लगभग जो है 250 सालों से बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। ये अपने आप में एक बेहतर संविधान है, बहुत ही अच्छा संविधान है। हमारे देश का अपना संविधान भी खुद है ना, कि जब भी परिस्थितियां चेंज करती है हम उस संविधान में जो चीजें आउट हो जाती है, वो जो नियम आउट हो जाते हैं उसको हम अलग कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, उसके स्थान पर बदलती हुई परिस्थितियों के साथ से टू कोप विद द चेंजिंग कंडीशन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, हम कुछ नए प्रोविजन उसमें अमेंडमेंट के थ्रू डाल देते हैं। इस तरह से फिर ये क्या हो जाता है, बिल्कुल जो है ना सुटेबल हो जाता है देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से। तो इस तरह से ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ जो है वास्तव में है ना रिक्वायरमेंट इसकी होती है, और इस रिक्वायरमेंट को जब फुलफिल किया जाता है तब एक बेहतर संविधान हमारे सामने बनकर आता है। इसको वास्तव में केस स्टडी के रूप में हमारे इस करिकुलम में, चैप्टर में जो दिया गया है, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका हाल के वर्षों में, यानी पिछले कुछ वर्षों में, लगभग 25 से 30 साल पहले, 30 साल पहले जो संविधान बनाया गया साउथ अफ्रीका में, यह दुनिया के उन संविधानों में से है जिसे दी बेस्ट संविधान की संज्ञा दी जाती है। अगर यूएसए का संविधान दुनिया का शॉर्टेस्ट संविधान है, हमारे देश भारत का संविधान लेंथीएस्ट संविधान है, तो आज की परिस्थितियों में अब तक जितने भी संविधान प्रस्तुत किए गए हैं, साउथ अफ्रीका में जो संविधान बनाया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आया, वो दी बेस्ट संविधान माना जाता है। तो इस दी बेस्ट संविधान को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, बनाया गया, इसको फ्रेम किया गया है, हम थोड़ा उसके बारे में जानें। ये जो बनाया गया, तो नेल्सन मंडेला नाम के जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, उनके लीडरशिप में बनाया गया। ये है वास्तव में गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका भी कहते हैं, हमारे गांधी जी का भी वास्तव में कह सकते हो कि एक पॉलिटिकल जो लेबोरेटरी जो है, अगर कहा जाए इनके सत्याग्रह यानी सत्य और अहिंसा पर आधारित जो सत्याग्रह मूवमेंट है, तो ये साउथ अफ्रीका ही था। इसलिए गांधी जी की छाप, नॉन वायलेंस मूवमेंट, वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस एंड द ट्रूथ, कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की मिट्टी में, उसकी आबो हवा में शामिल था, जो गांधी जी ने शुरुआत की थी, खास करके लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी एंड द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी में। तो नेल्सन मंडेला जो से अच्छे खासे प्रभावित थे। जब जो है उनका वक्त आया, यानी कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, उन्होंने एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम के पार्टी की स्थापना की, एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की, एसोसिएशन कर सकते हो उस समय में, और अपने मेंबर्स के साथ उसने जो वहां व्हाइट गवर्नमेंट की सेग्रीगेटिव पॉलिसी अपार्थिड लागू थी अदर देन नॉन व्हाइट्स पे, सॉरी है ना, अदर देन व्हाइट्स यानी नॉन व्हाइट्स पे, तो उन लोगों पे लागू थी और बहुत ज्यादा टू मच एक्सप्लॉइटेटिव एंड टॉर्चरस ये सेग्रीगेटिव पॉलिसी था, खास करके ब्लैक्स के लिए और कलर्ड के लिए, या इवन इंडियन माइग्रेंट के लिए। व्हाइट्स के लिए तो वहां मौज ही मौज थी, जो कि संख्या में बहुत कम थे, लेकिन इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेटरी जो लॉ था, जो कलर ऑफ स्किन पर आधारित था, रंग भेद नीति,
उसका गांधी जी ने विरोध किया, प्रोटेस्ट हुए, डेमोन्स्ट्रेशन हुई, रैलीज हुए, पॉपुलर होते चले गए नेल्सन मंडेला। इनकी पार्टी के कार्यक्रम जो है समूचे देश में लोगों के लिए काफी जो है उत्सुकता के यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए। तब इनको पकड़ के जो है ट्रायल किया गया और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, आजीवन कारावास दिया गया वहां की सरकार की ओर से। 28 साल 28 ईयर्स उनको प्रिजन में रखा भी गया। लेकिन इस दरमियान विद इन द नेशन यानी विद इन द साउथ अफ्रीका एंड आउट ऑफ साउथ अफ्रीका यानी इंटरनेशनल कंडीशंस में कुछ इस प्रकार से परिवर्तन हुए कि 1991 तक आते आते साउथ अफ्रीका की ए वाइट गवर्नमेंट, जो उस समय वहां के प्रेसिडेंट डब्ल्यू डी क्लार्क थे, उन्होंने रिकंसीडर किया बार बार साउथ अफ्रीका के कंडीशन को और अंत में पाया कि थोड़े से जो व्हाइट्स हैं वहां बिल्कुल है ना माइनॉरिटी में है। सबसे कह सकते हो कि छोटा सा ग्रुप है उनका, संख्या का अगर डेमोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो दे वेरी फ्यू मेयर, लेकिन सत्ता पर उन्हीं का अधिकार था। वो न सिर्फ पॉलिटिकल पावर बल्कि इकोनॉमिक पावर था। उनको ये मेंटेन करना बदलती परिस्थितियों में काफी मुश्किल लगा। तब उसने थोड़ी समझदारी दिखाई और नेल्सन मंडेला को जेल से मुक्त किया गया। नेल्सन मंडेला एक खुले विचारों वाले, ओपन माइंडसेट वाले व्यक्ति थे और बदलती परिस्थितियों से सहयोग करना और उसका उपयोग करना वो काफी अच्छी तरह जानते थे। इस तरह से डब्ल्यू डी क्लार्क और इनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुई, जो फार्मूले तय किए गए कि किस प्रकार से अपार्थाइड पॉलिसी को खत्म किया जाए साउथ अफ्रीका में और एक ऐसी सरकार लाया जाए जो वास्तव में सबों की सरकार हो। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता थी सबों के लिए। उसमें जो है चूंकि एक्सेप्टेबिलिटी आवश्यक थी, अडॉप्टेबिलिटी भी आवश्यक थी। इस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हुई और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया और आज के समय में दुनिया के द बेस्ट संविधान के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। तो वास्तव में अगर हम जाने अपार्थाइड क्या है, अपार्थाइड एक ऐसी पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रंग भेद पर आधारित था, यानी कि कलर ऑफ स्किन पर आधारित था। साउथ अफ्रीका में ये व्हाइट गवर्नमेंट ने इसको लागू किया था नॉन व्हाइट्स पे। हकीकत है कि इन 1887 जैसे दुनिया में जो कोलोनाइजेशन का जो दौर चल रहा था, खास करके 16th और 17th सेंचुरी से जो शुरुआत हुआ था, अफ्रीका में खास करके यूरोपियन पावर्स ने आपस में कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया और बजाता स्लाइस कर दिया समूचे अफ्रीका को और बांट लिया अपने अपने विभिन्न पावर्स के अंडर में, कॉलोनी के रूप में समूचे अफ्रीकन टेरिटरी। तो उसी के क्रम में ये अफ्रीका यूरोपियन लोगों के अंडर में आ गया। यूरोपियन लोग यहाँ पहले व्यापारी के रूप में आए, वही ट्रेडिंग कंपनी दुनिया में से हर जगह गए थे, लगभग वही गए। बाद में उसने आर्म्स एंड फोर्स का यूज करके पूरी टेरिटरी को अधिकार भी कर लिया। आपसी अंडरस्टैंडिंग से डिफरेंट यूरोपियन पावर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग भी बची, लोगों ने स्लाइस के रूप में बंटवारा भी कर लिया पूरे टेरिटरी का और मनमाने ढंग से वहां के रिसोर्सेज को यूज किया, वो चाहे माइंस एंड मीन यानी मटेरियल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो। तो लेकिन अंतर यह है, हमारे देश में भी कॉलोनियल पावर के रूप में ग्रेट ब्रिटेन ने यानी इंग्लैंड ने यही काम किया। हमारे देश के संसाधनों का, वो रिसोर्सेज चाहे जो भी हो, मटेरियल हो या ह्यूमन हो, इसका एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन किया। साउथ अफ्रीका में भी ये यही कर रहे थे। दोनों में अगर कुछ डिफरेंस था तो ये था कि भारत में जहां ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी नुमाइंदे थे, यानी उनके अधिकारी, ऑथोरिटी, गवर्नर से लेकर गवर्नर जनरल और जो उतने एम्प्लॉय थे, वो भारत में कुछ समय के लिए सिर्फ काम करते थे, एक टर्म बेसिस जो है, और उसके बाद अपने पूरे जो है नेट प्रॉफिट के साथ इंग्लैंड चले जाते थे, यानी कि मदरलैंड, नेटिव लैंड जो भी कहते हैं उनके, है ना, वो चले जाते थे। इस तरह से देयर वाज द ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, यानी गंगा के मैदान से जो धन था वह यानी गंगा नदी से टेम्स में जा रहा था, लंदन जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था। यहाँ स्थिति कुछ दूसरी थी। यहाँ व्हाइट जो है बस गए थे बजाता, क्योंकि वास्ट जो मिनरल रिसोर्सेज और जो नेचुरल रिसोर्सेज साउथ अफ्रीका में थे जो क्रिएटिव, इसके कारण इनका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ा कि इसने जो है अपने नेटिव लैंड से उतना ज़्यादा सरोकार नहीं रखा और वहीं बस गए। और चूंकि यहाँ के ब्लैक्स काफ़ी ज़्यादा सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थे, कलर्ड और इंडियंस भी इस स्थिति में नहीं थे वहाँ कि इन व्हाइट लोगों का विरोध कर सके
इस स्तर तक कि अपनी बात व्हाइट गवर्नमेंट से मनवा ले। इसी कारण व्हाइट गवर्नमेंट बिकेम कैपेबल टू इंट्रोड्यूस एंड रेगुलेट द अपार्थाइड पॉलिसी फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड। लेकिन बाद में जो है ये जो देखते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स जब चेंज करता है, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन जब चेंज करता है, तो धीरे धीरे साउथ अफ्रीका की जो है अपार्थाइड गवर्नमेंट जो है, अपार्थाइड को लागू करने वाली गवर्नमेंट अंत में यह विचार करती है। उदाहरण के तौर पे देखें हम क्रिकेट टेस्ट टीम के रूप में पहले जो है कह सकते हैं कि 60s के प्रारंभ में साउथ अफ्रीका भी खेलती थी, लेकिन जैसे ही इनका अपार्थाइड पॉलिसी पर झुकने से इनकार कर दिया, टेस्ट प्लेइंग वर्ल्ड कम्युनिटी ने इसको टेस्ट खेलने वाले जितने भी देश थे उस कम्युनिटी से इसको बाहर कर दिया। और इनकी यह सदस्यता यानी कि टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज, क्रिकेट टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज के रूप में ये फिर से तभी शामिल हो सके जब जो है फिर ये नया कॉन्स्टिट्यूशन इनका सामने आता है, यानी नेल्सन मंडेला और उनके सहयोगियों के नेतृत्व में जब ये नई सरकार के का वास्तव में शपथ ग्रहण होता है इस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के बाद, तब उनको जो है हमारा ये देश भारत ने पहली बार उनको जो है टेस्ट खेलने के लिए फिर से आमंत्रित किया और इस तरह से जो है टेस्ट प्लेइंग वर्ल्ड कम्युनिटी में इस साउथ अफ्रीका को फिर से शामिल होने का मौका दिया। तो दुनिया भर में इनका काफी बाइकआउट हुआ जब ये अपार्थाइड पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, खास करके 60s के बाद से 90 तक के दौर में भी शुरू में, है ना, आप लोग कह सकते कम से कम 1990 तक। और इस दरमियान यूएनओ में भी इनके सदस्यता इन्हें लंबित कर दिया गया। ये हमेशा मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म हुआ करते थे खास करके जनरल असेंबली में। तो इस तरह से यहाँ की सरकार मजबूर हो गई, सोचने पर विवश हो गई कि हमें वास्तव में यहाँ जो है जो मेजॉरिटी जो ब्लैक्स हैं या फिर जो है माइग्रेंट इंडियन हैं या कलर्ड लोग हैं, ये जितने सारे लोग हैं इनकी भी सहमति लेनी होगी और ऐसा करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपनाना होगा। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण जो है सबसे जो है वास्तव में प्रायोरिटी लेवल पर था। इसके लिए एक जो प्रमुख लीडर जो नेल्सन मंडेला थे उन पर उनकी आंख गई, ध्यान गया और उसने जब इनको प्रिजन से छोड़ा और ये जब एग्री हो गया पूरी तरह से इनके बीच, और उस समय के जो राष्ट्रपति थे व्हाइट गवर्नमेंट के W.D. क्लार्क, जब उनके साथ एक सहमति अंडरस्टैंडिंग बन गई, तब जो है एक संविधान जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका के लिए बनाया गया और वह इस रूप में आया सामने कि आज यह दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधान के रूप में है। अगर देखें यहाँ देखें साउथ अफ्रीका जो है कितने हैं, तो व्हाइट्स हैं, है ना, बहुत थोड़े हैं, नेटिव ब्लैक्स हैं यहाँ जो कि वास्तव से 25% हैं, कलर्ड हैं कुछ लोग और कुछ इंडिया से लोग जो गए थे समय में कालक्रम में वहाँ जाकर जो है डिफरेंट उद्देश्य से जाके जो बसे थे या सरकार के द्वारा वहाँ बसाया भी गया था। इन सबों का जो टोटल कॉम्बिनेशन जो डेमोग्राफी का है इस प्रकार से है कि काफी लंबे समय तक वर्ल्ड कम्युनिटी को इग्नोर करते हुए ये व्हाइट्स का जो है डोमिनेंस वहाँ की सरकार में बना रहना संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने झुककर बहुत विचारपूर्वक काफी फारसाइटेडनेस दिखाया। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लोगों को इन्वाइट किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चुनाव भी हुआ और उसके बाद जो लोग चुन के आए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इस तरह से द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड नाउ एट प्रेजेंट वाज प्रोड्यूस्ड। नाउ अगर हम देखें कि ठीक है ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आया, इसके अस्तित्व में आने का मुख्य कारण क्या? तो ये अपार्थाइड पॉलिसी ऑफ साउथ अफ्रीका। ये अपार्थाइड पॉलिसी क्या? इट वाज ए सेग्रीगेटिव पॉलिसी बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्किन and implemented by the white government of South Africa। इसमें इसकी जो मुख्य विशेषता था, क्यों ये सेग्रीगेटिव था? तो एक तो whites रिप्रेजेंटेशन इन साउथ अफ्रीकन डेमोग्राफी वाज मिनिमल, बहुत ही कम था इन व्हाइट लोगों की संख्या साउथ अफ्रीका। इसके अलावा मोस्ट पार्ट जो थे वो नॉन व्हाइट्स थे। इन व्हाइट्स में कौन कौन सी कम्युनिटी थी? तो नेटिव ब्लैक्स, कुछ कलर्ड लोग जो एशियन मूल के और दूसरे लोग थे एशियन ओरिजिन से, और कुछ इंडियन थे जो ऐसे माइग्रेट करके गए थे। कुल मिला के ये जो है काफी अधिक संख्या में अबाउट 90% के आसपास में कह सकते हैं कि इन समूह की आबादी थी और मात्र जो है अबाउट 10% जो है व्हाइट्स जो है या उससे भी कुछ कम भी अगर कहें तो थे और समूचे साउथ अफ्रीका पर राज ही नहीं कर रहे थे।
they had really followed very extreme policy of segregation apartheid, and it was a matter of severe criticism from the world community and the world organization like UNO and the other countries. इसी में मैंने आपको बताया कि कैसे क्रिकेट खेलने वाले कंट्रीज ने, जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज थे, इस साउथ अफ्रीका का बाइकआउट किया। इन्होंने तब तक बाइकआउट जारी रखा जब तक इस अपार्थाइड पॉलिसी को खत्म नहीं किया गया। जैसे ही ये खत्म हुआ तो सारे टेस्ट प्लेइंग जितने भी वर्ल्ड कम्युनिटी के कंट्रीज थे, उन लोगों ने साउथ अफ्रीका को फिर टेस्ट क्रिकेट में अलाउ भी कर दिए खेलने के लिए। वो आज उसके हिस्से भी है। देखेंगे इसमें कि सेग्रेगेटिव पॉलिसी जो अपार्थाइड थी, इसमें वोटिंग राइट्स नॉन वाइट्स को थे नहीं। साथ ही साथ क्या था, जो प्लेसेज ऑफ कॉमन यूज, वो चाहे एजुकेशनल हो या वर्क के लिए कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल हो, दोनों ही प्रकार में, स्कूल, होटल, ट्रांसपोर्ट हो, रेसिडेंशियल जो उनके इलाके हो, जो रीजन्स हो, या फिर जो है रिक्रिएशन सेंटर के रूप में थिएटर्स हो, सिनेमा हॉल्स हो, या इवेंट जो कह सकते हैं कि सी बीचेज हो, उन सबों में ब्लैक्स लोग के लिए सेपरेशन था। उनके लिए एक अलग से कंपार्टमेंट था, अलग से उनको रहने और उनके जो वास्तव में वहाँ जाने के लिए अब व्यवस्था थी, और वाइट लोग के लिए काफ़ी अलग थी। यह अपने आप में काफ़ी टॉर्चरस था। फिर जो अगर कहें कि जितने भी नॉन वाइट्स थे, उनको ऐसे तो नियम था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स इतना ओपन हो गया था, और खास करके जहाँ ये कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, कि वहाँ इतनी लिबर्टी तो आ ही गई थी कि लोग अपनी ओर से, यानी कि एक देसी संस्था है, विदेशी कोई शासन भी है, तो कोई पॉलिटिकल संस्था बना सके, पॉलिटिकल एसोसिएशन बना सके। लेकिन यहाँ जो है वाइट गवर्नमेंट ने नॉन वाइट्स को किसी भी प्रकार के एसोसिएशन को फॉर्म करने की अनुमति नहीं दी, जो सरकार के खिलाफ में डिमोन्स्ट्रेट कर सके, प्रोटेस्ट कर सके। हालांकि ऐसा न चाहते हुए भी वहाँ जो है 1950 के दौर में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, वो अस्तित्व में आया, और नेल्सन मंडेला और उनके साथियों के नेतृत्व में मास स्केल पे प्रोटेस्ट और डिमोन्स्ट्रेशन हुए। इसका ही नतीजा था कि इनको अरेस्ट किया गया, ट्रायल किया गया, और इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया गया, इनको और उनके कुछ साथियों को दिया गया। जिसका में कि कुछ समय के बाद जब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग वहाँ की वाइट गवर्नमेंट को समझ में आ गई, वर्ल्ड कम्युनिटी का जो वर्ल्ड कम्युनिटी जो भी थे, जितने भी देश थे, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका का बाइकआउट करना शुरू किया, हर प्लेटफॉर्म पे काफ़ी असुविधा होने लगी, और भविष्य अंधकार में जब दिखा वाइट्स लोगों के लिए वहाँ की सरकार के सामने, तब उन्होंने जो है नेल्सन मंडेला को निकाला, जो काफ़ी उदारवादी थे। ही वाज ए वेरी मच लिबरल पॉलिटिकल लीडर, बट his attitude was very much far-sighted. That's why both the leaders, W. de Klerk and Nelson Mandela, agreed upon some basic principles on what the Constitution of South Africa would be framed. और जैसे ही ये सहमत हो जाते हैं कि किन किन आधारों पर, किन किन सिद्धांतों पर साउथ अफ्रीका के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाए, और अब यहाँ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अस्तित्व में आए जो मेजोरिटी के सिद्धांत पे काम करेगी, इलेक्शन होंगे, और उसमें वोटिंग राइट्स अब सबों के लिए जो एलिजिबिलिटी तय की जाएगी, वो हर कम्युनिटी के लिए, चाहे वो व्हाइट्स हों या नॉन व्हाइट्स हों, वो सबों के लिए तय की जाएगी। तब यह काम शुरू होता है, और दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन का अस्तित्व सामने आता है। आज के दिन इतना ही इस वीडियो में। इसके बाद हम आपको इस चैप्टर से संबंधित, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से संबंधित, आगे किस प्रकार से अफ्रीका में सरकार ने, यानी वहाँ की गवर्नमेंट ने और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में संविधान बनाया गया, किस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसके बारे में बताएंगे। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।